पेंट होगा ना सर। देखो एक थ्योरी 15 मिनट की थ्योरी है। मेरे पास 45 मिनट है। हाँ 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की कहानी कुछ ऐसी है। इस पे हमें क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे। बेयर्स थ्योरम ये तो एंड का टॉपिक है। हम लोग 13.2 का थोड़ा थ्योरी थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लिए थे। कितने को कितने एक्सरसाइज 5-6 क्वेश्चन पढ़े थे, 2 एक्सरसाइज हुआ था। मैं तो हर क्लास में ना, मेरे तो कोई मिस नहीं है। सेकंड जो क्लास हुई था प्रीवियस उसमें 13.2 ही हुआ है। अच्छा वो 10.2 ही था। अच्छा बेयर्स थ्योरम में क्या चीज़ है समझो, एक चीज़ बायस थ्योरम इज अ वेरी बायस। ब्लैक नहीं किया आपने बोर्ड यार। मान लो ये एक सैंपल स्पेस है एस, ठीक है। एनसीईआरटी ओपन कर लेना, एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। मान लो बहुत सारा इवेंट है, ये है आपका इवेंट E1, ये है इवेंट E2, इसको रिवर्स थ्योरम भी कहते हैं, और ये है इवेंट E3, और ऐसे करते हुए ये है इवेंट E4, ठीक है। मान लेते हैं ये इवेंट है E3, ये En है और ये E4 है। सुनो, मान लो ये सारे जो इवेंट है ना E1 E2 आ जाओ सर E3 डॉट 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 En, इनका जब आप यूनियन लोगे, क्या लोगे यूनियन, तो आपको मिलेगा सैंपल स्पेस। क्या मिलेगा सैंपल स्पेस। और इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपको मिलेगा नल सेट, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो मैंने बना दी E4 से लेकर En तक है ना, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लेते हैं कि एक कोई इवेंट है A, इवेंट है A, अब इस तरह से बन रहा है, मतलब ये सारा E1 E2 E3 E4 En जो है वो कहीं ना कहीं वो तब इवेंट हो रहा है जब A घट रहा है, मतलब इवेंट A जब हैपन हो रहा है यानी घट रहा है, तब जाके इवेंट E1 इवेंट E2 और En जो है, यानी कि यहाँ पर रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब अभी तक आप लोग क्या पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी आप निकालते थे दो इवेंट का, E1 होने का E1 कंडीशन लगाकर E2 करते थे, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता था बताना? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 या E1, जिस पे कंडीशन लगाते थे। ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जिसमें सारे इवेंट घट रहे हों, या यूँ कह लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो रहा हो, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी हो जब मेरा कंडीशन ए हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना हो जब मेरा कंडीशन ए हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा E3 निकालना जब कंडीशन ए हो रहा है, डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En निकालना जब कंडीशन ए सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये सारी प्रोबेबिलिटी लगाकर, ये सारी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, और हम निकालें, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? ए की। क्या चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? ए की। तो इन सब को ऐड किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशन ए, प्रोबेबिलिटी नहीं 1 नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कंडीशन ए, डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En कंडीशन ए, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर से समझना वेन डायग्राम से, हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए निकाल रहे हैं तब जब E1 हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी ए तब निकाल रहे हैं जब E2 हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी हम ए तब निकाल रहे हैं जब E3 हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी हम ए तब निकाल रहे हैं जब 4 हो रहा हो, ऐसे प्रोबेबिलिटी ए हम तब निकाल रहे हैं जब n इवेंट हो रहा है। अगर सारी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल कर ऐड कर दें, इसमें है प्रोबेबिलिटी दो, तो फर्स्ट पार्ट में कहाँ से प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, अभी हम करेंगे, ठीक है। अब देखो कंडीशनल, अरे इसको बोलते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्या है कि हाँ? समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही करना ना।
अब जैसे मैं बताऊं कैसे कहाँ यूज करेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 आपका है थ्योरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे। क्या है देखो, ये जो एक्सरसाइज होने जा रहा है 13.3, इसका फिर से कॉन्सेप्ट जो है 5 मिनट का है, लेकिन हर क्वेश्चन में सीखते जाओगे कॉन्सेप्ट को। तो कम से कम तुम्हें 20 से 30 क्वेश्चन करने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ताकि तुम्हें अपने आप उसी में थ्योरम समझ आ जाए। तो हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, फॉर्मेलिटी के लिए थ्योरी करा रहे हैं क्योंकि कराना है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, एग्जाम्पल नंबर 15 एनसीईआरटी, पेज नंबर जो भी है 550 जो भी है, एग्जाम्पल 15 एनसीईआरटी। अब इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन देखो कैसे यूज होगा, देखना समझना। थोड़ा तक ऐसे चला दिया गर्मी हो रही है। कह रहा पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.5 दैट देयर वाज नो स्ट्राइक। तो इसमें प्रोबेबिलिटी दिया है, इसमें मान लेते हैं बी एक इवेंट, 2 इवेंट है, पूरा पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। 0.80 is the construction job will be completed on time if there is a no strike, and 0.30 that construction job will be completed on time if there is a strike. Determine नो स्ट्राइक huh? जी सर Determine the probability that construction job will be completed on time. तो एक काम कर लेते हैं, जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं इवेंट ए कि जॉब कंप्लीट होगी। एक कंडीशन बनेगा कि स्ट्राइक होगी और एक कंडीशन में स्ट्राइक नहीं होगी। तो ए बी द इवेंट दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन टाइम, और बी ये है जॉब कंप्लीट के लिए, जॉब कंप्लीट। बी मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी आपकी स्ट्राइक होने की, किसकी? स्ट्राइक होने की। और बी डैश जो होगा वो होगी नो स्ट्राइक की। किसकी होगी? आओ सर चेयर ले आओ। नो स्ट्राइक की। तो प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक होने की गिवन है, यहाँ पर कितना गिवन है? 0.665 है ना, 0.65 ये दिया ना। द प्रोबेबिलिटी विल बी स्ट्राइक इज 0.65। प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक ना होने की आपकी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, है ना। तो 1 माइनस कितना? 0 नहीं, स्ट्राइक हाँ 0.35। हाँ, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी जॉब होने की, कंप्लीट ऑन अ टाइम। प्रोबेबिलिटी जॉब हो, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है जॉब होने की। इसकी 2 कंडीशन बनेगी। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब तब निकालेंगे जब स्ट्राइक होगी, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब ए होने की जब स्ट्राइक हो, ठीक है, प्लस एक निकालेंगे प्रोबेबिलिटी जॉब की जब स्ट्राइक ना हो, जब स्ट्राइक ना हो। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा समझो फिर से। टोटल प्रोबेबिलिटी में हम कैसे निकालते हैं? हम जो भी कंडीशन दिया होता है उसका ऐड करते हैं, मतलब कंडीशन लगाकर इनटू, जैसे यहां पर प्रोबेबिलिटी E1 यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस कंडीशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर प्रोबेबिलिटी E2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने नहीं लिखा था। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी En यहां पर मल्टीप्लाई होगा। बाकी जो कंडीशन लग रहा है वो हो ही रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी में जो कंडीशन लग रहा है वो, और जिस पे कंडीशन लग रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम निकालते हैं। जैसा तुम पढ़े हो कंडीशनल ना, उसका उल्टा होता है, इसलिए इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसा आप पढ़े थे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, वैसा ही यूज करते हैं, बट उसके उल्टा करते हैं, इसलिए उसको रिवर्स। जैसे उसमें क्या पढ़े थे हमने, प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि ऐसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका मतलब ये होता है कि एफ हमारा कंडीशन है ई होने के लिए, एफ हमारा कंडीशन है ई होने के लिए। यहां पे निकालेंगे हम लोग कि कंडीशन एफ निकालना है, एफ कंडीशन जो कंडीशन लग रही है उसको निकालना है, और ई हमारा इवेंट घटेगा। ये थोड़ा सा शब्द उल्टा हो जाएगा पढ़ोगे स्टेटमेंट तो। फिर से पढ़ो एग्जांपल, तभी समझ आएगा। Since B and B dash for a partition of sample space, there has been theorem of total probability. ये नहीं चला ना इसी, अरे गर्मी हो रही है। Let A be the event that construction job will be completed on time, and B be the event that there will be strike. We have to find probability of A. Probability of A क्या है कि आपका
इवेंट यानी जॉब जो है वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, यही है ना। तो फॉर्मूला जो बना है इसको फिर से देखो क्या लिखा है। प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए कि आपका जॉब जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो, तो दो कंडीशन है यहाँ पर, एक बार स्ट्राइक होगी और एक बार स्ट्राइक नहीं होगी। एक बार स्ट्राइक, चश्मा बढ़िया लगा है, एक बार स्ट्राइक होगी चश्मा कहाँ लग गया भाई तुमको, एक बार स्ट्राइक होगी और एक बार स्ट्राइक नहीं होगी। दोनों केस में काम तो हो रहा है ना, एक टाइम पे होगा एक टाइम पे नहीं होगा। कंडीशन निकालना कि टाइम कि कंप्लीट आपका होना है। प्लस तो ये कंडीशन बना एक बार ये कि जब स्ट्राइक होगी तब काम होगा कि नहीं होगा, जब स्ट्राइक नहीं होगा उस केस में ये प्रोबेबिलिटी बनी है कि ये तो उसका नहीं वाला प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। अभी निकालेंगे वैल्यू, उसमें दिया हुआ है 0.3। क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इसको समझा पाना कठिन है, क्वेश्चन तो हो जाएगा। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो पहले, यहाँ से थोड़ा दिक्कत होगी प्रोबेबिलिटी में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा। ये तो सबसे छोटा है ना, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अभी तो बायस थ्योरम लगा। कल तो टेस्ट देने भी नहीं आए थे, आज किसको दोगे? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। कल कल वालों का जिंदगी ही कल हो जाती है, पता है ना ये बात। जो सोचता कल करेंगे तो फिर जिंदगी भी कल पे ही रहती है। किसी चीज़ को टाला मत करो, फिर पता है जो मोमेंटम होता है ना टेस्ट कंडक्ट कराने का वो टूट जाता है, फिर यह टेस्ट होगा ही नहीं कभी भी। टेस्ट का एक रिदम बना होता है कि आप उस पर दो, उस दिन दे दो। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ा सबने? कोई एक अलग तरीके से कुछ अगले एग्जांपल्स, कोई और एग्जांपल ढक समझाता हूँ मैं। देखो एक बार फिर से समझो, फिर से शुरुआत कर सोच कर देखो। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या हुआ, सिद्धता पे लगभग इको में 2 बैच है, तो लगभग होंगे बच्चे, केवल 12 के बता 90 बच्चे हैं, 40 बच्चों 45 बच्चों का बैच है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि टेस्ट रखा गया, अब 45 में से लगभग आने चाहिए 50 बच्चे, मतलब 50%, मान लो 20 बच्चे हैं तो आ जाने चाहिए। 3 बच्चे हैं टेस्ट देने, 3 बच्चे हैं। रूल ये निकाला गया कि जो टेस्ट जिस दिन रखा जाएगा, हाँ ये एक्सक्यूज़ कि सर आज मेरे कुत्ते का बर्थडे है, मेरे कुत्ते का पेट खराब हो गया है, मेरे को उसको वहाँ जाना, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देखो रहता ही है। इंसान इस चीज़ों का पुतला है, बनाने में एक्सपर्ट है, तुरंत बना लेता है। तो ये वह जो नहीं आएगा जिस टेस्ट देने, उस दिन वो उस टेस्ट को एब्सेंट माना जाएगा, उस दिन उसके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ऐसे करते करते, और टेस्ट के लिए कोई अलग से टाइम भी नहीं होगा। अगर मान लो टेस्ट का टाइम हम अलग रख रहे हैं तो एक बहाना और होता है, सर मेरी पर्टिकुलर क्लासेस है, मेरी वहाँ क्लासेस है, तो हम इस टेस्ट पे नहीं। तो सर ने कहा कि चलो ये भी ठीक है, इसको भी हटाते हैं, हम 1 घंटे का टेस्ट रखेंगे और क्लास में ही रखेंगे। क्लास तो लेने आओगे ना, जो क्लास शेड्यूल रहेगा उसके तो नहीं। अब ये तो पता है ना कि हमारी 3 से 6 या 5 से 6 क्लास है, इसको हम नहीं परेशान कर सकते। तो क्लास में टेस्ट रखना शुरू किया एकदम स्ट्रिक्ट, जो टेस्ट नहीं देगा उसका रीटेस्ट कभी नहीं होगा, वो एब्सेंट माना जाएगा। करना पड़ेगा ये, क्योंकि नहीं दोगे टेस्ट तुम लोग, मुझे पता है। पढ़ना बहुत आसान लगता है, टेस्ट देना सबसे कठिन लगता है ना, क्योंकि ये 1 वे कम्युनिकेशन है ना। इधर से स्क्रीन पे बंदा बोलेगा, उधर सुनोगे तुम। टेस्ट में क्या थोड़ा सा तुम्हें मेमोरी रिकॉल करना पड़ता है, वो बोरिंग टास्क भी लगता है ना? कह रहा हाँ, कह रहे देखो E1, E2 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए बहुत सारे इवेंट हैं और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं कॉमन है, मतलब अगर इंटरसेक्शन ले तो नल मिलेगा, वर्ड से। ठीक है, ओके। मान लेते हैं लेट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक इवेंट अकर हो रहा है। लेट E be an event that occur with
सम ई आई, देखो सैंपल स्पेस बना था ये वाला ऐसे कुछ, यहाँ पर ये था मान लो E1, ये था मान लो E2, इसको मान लेते हैं E3, 3 इवेंट ले लेते हैं। ये तीनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एक और इवेंट हुआ जो कि कुछ इस तरह से है, मान लो ये कैपिटल E है, इन सबको काटते हुए जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है ये E इवेंट तब घटेगा जब E1 का कुछ हिस्सा हो रहा होगा। सिमिलरली ये E तब घटेगा जब E2 का कुछ हिस्सा हो रहा होगा, मतलब कुछ पार्टिसिपेट कर रहा होगा, कुछ आउटकम आ रहे होंगे। सिमिलरली ये E तब होगा जब E3 का कुछ हिस्सा आ रहा होगा। यानी जो E इवेंट है वो E1 पे भी डिपेंड कर रहा है, वो E2 पे भी डिपेंड कर रहा है, और वो E3 पे। तो अगर आपको केवल प्रोबेबिलिटी E चाहिए तो आपको ये 3 प्रोबेबिलिटियां निकालनी पड़ेंगी, है ना, 3 प्रोबेबिलिटियां निकालनी पड़ेंगी और इनको ऐड करना पड़ेगा। तो थ्योरम क्या देता है कि ऐसे रैंडम नहीं ऐड करना है, हमें एक चीज और कर लेना है कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ऐड कर देना। तो थ्योरम क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज सिग्मा I is equal to 1 to n probability of E given condition EI into given condition EI। ये मेन थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरी नहीं समझ आती, मैं फिर बता रहा हूँ। नहीं, बायस थ्योरम तो इसके बाद आएगा, इसी का यूज है बायस थ्योरम में। तब नहीं सेम नहीं है दोनों। तो सबसे पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी समझना जरूरी है। बायस थ्योरम के मतलब ये आगे चल के इसी में ऐड करके हम बायस थ्योरम बनाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ये थ्योरी हो गई। देखो मैं समझाता हूँ, लिख लो थोड़ा बहुत अगर लिखने का मन हो तो। देखो इस बार की प्रोबेबिलिटी को तुम्हारे प्री बोर्ड के हिसाब से मैंने 3 क्लास में अरेंज करके सोचा कि कॉन्सेप्ट वाइज तुमको बता दिया जाए ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एक तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डेवलप हो जाए। अब मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पता है ना, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी डेवलप हो जाए। इसलिए हर एक्सरसाइज में लगभग 17-15 क्वेश्चन हैं। तो अगर हम 15 एवरेज ले लें तो 45 क्वेश्चन हैं। तो उसमें से स्टार्टिंग के 5-7 मैंने कराया है ताकि क्वेश्चन तुमको समझ आ जाए कि आता कैसे है। उसके बाद सब तुमको लगाना है, उसके लिए उसके सोल्यूशन मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। आर डी शर्मा, हाँ सोल्यूशन डाल दिया ग्रुप पे। साथ ही तुम्हें सारे NCERT इसके क्वेश्चंस लगाने हैं जो मार्क करेंगे PY BQ, ठीक है। और एक और बुक आई है ना यहाँ पे, ऑल इन वन। आओ पधारो, हाँ बैठ जाओ। बुक तुम्हारी है यहाँ पे? तुम्हारी नहीं है तो फिर यहाँ पे किसी की बुक नहीं होगा भाई, फिर यहाँ पे किसी की बुक नहीं होगी। तो तुम्हारे पास है बुक फिजिक्स की? दे दो इसको, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ है ना। तो अब सुनो, क्वेश्चन समझना, ये फिर बताऊं मैं। देखो मैं फिर बताता हूं कैसे याद रखना है, समझो फिर से समझो। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, हमारे पास एक वेन डायग्राम है। सैंपल इसमें मान लेते हैं E1, E2, E3 और E4 इवेंट हो रहे हैं। 4 इवेंट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चारों का यूनियन लोगे तो सैंपल स्पेस मिल जाएगा, चारों का इंटरसेक्शन लोगे तो नल मिलेगा, मतलब वॉइड मिलेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक, कंडीशन ये है। एक इवेंट ऐसा घटा कि इन चारों पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब वो इवेंट का नाम ले लेते हैं ए। एक ऐसा इवेंट हुआ, वो तो स्टेटमेंट में पढ़ना पड़ेगा ना हमें, वो तो स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है, ऐसा रैंडम बना भी नहीं सकते। तो एक ऐसा इवेंट हुआ ए जो इन चारों पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। किसकी निकालनी है? तो क्या क्या पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ए की जब पहली घटना घट रही हो।
मुझे निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ए की जब दूसरी घटना घट रही हो, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी जब तीसरी घटना घट रही हो, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी जब चौथी घटना घट रही हो, और सबको ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले जो थ्योरम कहता है वो ये कहता है कि आप जैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ले E1, तो आप इसी में E1 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई भी करो। ये थ्योरम कहता है, देखो ये वाला पार्ट आई मतलब I1 I2 I3, और ये ये नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ऐसे ही जब मैं सेकंड लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ए E2, अरे ऐसे बन जाता है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E3 कंडीशन, तो E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। रिद्मान मजे आ रहे हैं जिंदगी के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या? इसी को फिर से समझाया मैंने, हाँ उसी को फिर समझाया हूं मैं। मुझे बायस थ्योरम बता दो। बायस थ्योरम इसी के बाद आएगा, जब तक ये नहीं समझ आएगा तो बायस थ्योरम भी नहीं आएगा। किसको पल्ले नहीं पड़ा बताओ? उसको चेहरे पे क्वेश्चन था, आ गया ना, तो क्वेश्चन देखो करो। देखो ये एक बोरा है, इस बोरे में 3 वाइट 2 ब्लैक बॉल है। एक और बोरा है, इसमें 2 वाइट 3 ब्लैक है। एक और बोरा है, 1 ब्लैक और 4 वाइट। सब में 5-5 बॉल है, सब में 5-5 बॉल है। देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इच अर्न बीइंग चूजन। इनको मान ले इस अरे क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ? बता रहा हूँ 3 कंडीशन है। अरे कुछ तो होता है ना। चलो बैग ले लो, चलो बैग ले लो। मैं 3 बैग ले लिया, 3 बैग है हमारे पास, 3 बैग है जिनमें ये कुछ बॉल्स हैं। इन तीनों बॉल को सेलेक्ट करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो 3 बॉल है ना, तो इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, इसका नाम दे देते हैं इवेंट E1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, अरे इक्वल है तो 1/3, इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना 1/3, 1/3। तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो 1/3 1/3 1 ऐड करने पे 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन सुनना, यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाला फ्रॉम एनी रैंडम बैग। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल इज ड्रॉन? 100%। क्वेश्चन है, चलो सर सॉल्व करके मुझे बताओ, सब लोग आंसर बताओ। एनी वो नहीं लिखा है, 1 बॉल मैं लिख देता हूं, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम, गलत है, फ्रॉम वो जो तुम लोग सीखे हो 10th वाला, वो नहीं लगाना है यहाँ पे, वो 10th वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ से खत्म। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल इज ड्रॉन? ये है क्वेश्चन, सॉल्व करो, रिदमन सॉल्व करो। हम मान लेते हैं लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल। तो ऐसे देंगे इसमें 3/5 फिर हाँ, 2/5 तो फिर 1/5 इसमें ए निकालने की इसमें ए की कितनी होगी? 3/5। 3/5। ये तब होगा जब आप E1 चून करोगे। जब आप E2 चूज करोगे तब कितना होगा? 2/5। जब आप E3 चूज करोगे तब कितना होगा? 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल सबको ऐड करके आ जाएगी ना। भाई तो वहां पे सबको ऐड नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला अभी तो मल्टीप्लाई भी करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना मेरे को। ये तो एक एक का निकला कंडीशन लगाकर, अब ये बना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब लगाना टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या लगाना है? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में हमें पहले इसकी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे है ना, ये देखो E1 ये, तो इनको मल्टीप्लाई करो प्लस ऐड, इनको मल्टीप्लाई करो प्लस ऐड, इनको मल्टीप्लाई करो प्लस ऐड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 1/5। थर्ड वाले का माय बैड। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आया 3/5 आंसर।
अब आदित्य बताओ कहाँ तुम कंफ्यूज हुए, क्या सोचा क्या तुमने, पहले ये बताओ। हरनेक चलो बहुत कुछ सोचा, ध्रुव कह रहा है भगवान बचा अगले साल नहीं ध्रुव कह रहा हूँ क्या नाम इसका देवी कह रहा है मेरे को क्या फर्क पड़ता प्रॉपर्टी 11th में भी है प्रॉपर्टी। कैसा आंसर बन रहा है 3/5 बड़ी है? 3/5 देख लो। 1/5 this 2/15 this 4 क्वेश्चन नहीं समझ आया मैं फिर बताऊंगा, बताओ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज क्वेश्चन। What is the probability of finding white hole? वो तो बोला नहीं किस बैग से लेना है, बैग तो कोई भी हो सकता है, तो जब कोई भी हो सकता है सबके हमें ऐड करना है। जब एक बैग लगा देगा तब ये टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तब एक्सरसाइज लगेगी 3.1 और 3.2। यहाँ पर तो पता ही नहीं है ना कौन सा बैग है। हाँ 9/15 और काटो उसको, ठीक है ठीक। अब सर एक बार और समझिएगा मेरी बात, हमने एक चीज पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी ए की जब कंडीशन ई लगाया जाए, है ना, प्रोबेबिलिटी ए की निकालना जब कंडीशन ई लगाया जाए तो वो होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हम पढ़ के आए कंडीशन में। अब मान लो अगर ऐसे हो कि प्रोबेबिलिटी मुझे ई निकालना है, कंडीशन हो ए, तो क्या करूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, ये तो बात बराबर ही है, और इस बार क्या रखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो ऐसा बन रहा हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े, क्या निकालनी पड़े, हो सकता है ना, बताता हूं। चलो लिखो बायस थ्योरम। क्या हो गया, ये तो बहुत बेहतर हो रहा है, जल्दी हो बायस थ्योरम, रहा है, जल्दी कुछ कर। दुनिया ही बायस है तो मान लेते हैं फिर से वैसे ही E1 E2 डॉट 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 EN इवेंट है हमारे पास। अभी थ्योरी बता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी यही 5 मिनट सुनना, 5 मिनट मेरी बात सुनना, 5 मिनट सुन लेना, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा 5 मिनट तो हमारे पास 3 इवेंट है जैसा अभी पहले बनाया था, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए बनाया था, वैसे ही सेम, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसा ही है। E1 E2 E1 E2 E3 इन तीनों का यूनियन लेंगे सैंपल स्पेस और इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट मिलेगा, कंडीशन ये है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अच्छा एक मान लेते हैं यहाँ पर कोई इवेंट घटी ई जो कि इन तीनों पे डिपेंड कर रही है, एक प्रोबेबिलिटी घटी ई जो इन तीनों पे, मतलब इन तीनों के बेसिस पे ही हम ये निकाल सकते हैं। तो अब हमें उल्टा कर देना, टोटल प्रोबेबिलिटी का जस्ट उल्टा। अब हमारा कंडीशन ये है कि जो घटना हमें निकालनी थी, ई निकालनी है ना, और मान लेते किसी एक पे डिपेंड कर रही है, किसी एक पे डिपेंड, आई लिख दिया मतलब 1 2 हो सकता है। तो बायस थ्योरम कहता है ये होता है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिपेंडेंट ई आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी अब देखो ना, फॉर्मूला किसी को नहीं समझ आता है, ठीक है, फॉर्मूला बस पढ़ा देते हैं, समझ किसी को भी नहीं आता है, रियलिटी बात यही है, फॉर्मूला किसी को समझ नहीं आता। ये फॉर्मूला है बायस थ्योरम का, ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं समझ आएगा, देखने पे अजीब सा लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस जैसे तुम 10 कर लोगे, 10 क्वेश्चन तमीज से करना। कुछ कुछ इसके फेमस क्वेश्चन है, अभी एक बोल्ट वाला क्वेश्चन आएगा, एक एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन आएगा, एक नंबर वाला क्वेश्चन आता है, मतलब स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं। उन क्वेश्चन को लगा के हमें समझना है, एक स्टेप, तुमको बायस थ्योरम अपने आप समझ आ जाएगा, थ्योरम से कभी समझ नहीं आता है। कैसे पता बायस थ्योरम लगाना है? बताएंगे ना, जब बहुत सारे इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे तो समझ जाओ बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। बताते हैं अभी, अगर मैं इतना समझदार 2022 का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अभी अभी समझ आ जाएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक नहीं समझ आएगा। आर.डी. शर्मा में मैं क्वेश्चन अभी मार्क कर दे रहा हूँ। सर एक मार्क कर दो, बहुत जोर से आना।
पिछले साल से तो काफ़ी कम हो गया है प्रोबेबिलिटी, पहले ज़्यादा क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज थे। टीवीएस वालों को किसको मिला है? अरे क्या है भाई बाहर में आपको पर चढ़ा दूंगा। मेरे बाइक बहुत बड़ी है और ड्रैग ही नहीं है। देखो क्वेश्चन समझना, स्टेटमेंट, अच्छा अब वो इसके ना स्टेटमेंट भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो एक एक अच्छे से पढ़ना था हर पॉइंट को, एक एक पैराग्राफ का क्वेश्चन बनेगा इसमें, ये समझ लेना। क्वेश्चन समझना, इन फैक्ट्री 3 मशीन, एक फैक्ट्री है उसमें 3 मशीन है, बस कैसी छोटी सी फैक्ट्री। मशीन X, सर मशीन नहीं हो रहा है। मशीन Y एंड मशीन Z, 3 मशीन है। मशीन X जो है एक दिन में 1000 बोल्ट बनाता है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बार बार आते हैं। जो मशीन Y है वो 2000 बोल्ट बनाता है एक दिन में, और मशीन 3 जो है वो 3000 बोल्ट बनाता है एक दिन में पर डे, ठीक है। मशीन X जो है जितने भी बोल्ट बनाता है उसका 1% डिफेक्टेड बनाता है। क्या बनाता है? 1% डिफेक्टेड बनाता है। मशीन Y जो है 1.5% डिफेक्टेड बनाता है, और परसेंट जो Z है मशीन वो 2% डिफेक्टेड बनाता है। यहां तक समझ गए? मैं फिर से स्टेटमेंट पढ़ता हूं। अ फैक्ट्री हैज 3 मशीन X, Y एंड Z प्रोड्यूस 1000, 2000, 3000 बोल्ट पर डे रिस्पेक्टिवली। पहला फुल स्टॉप पढ़ के खत्म। सेकंड फुल स्टॉप, द मशीन X प्रोड्यूस 1% डिफेक्टेड बोल्ट, मशीन Y प्रोड्यूस 1.5% defective bolts and machine Z produce 2% of defective bolts. At the end of day, bolt is drawn at randomly. दिन खत्म हुआ, इन कहीं से भी ऐसा कहीं नहीं बोला है। अच्छा यही समझ आ जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तब होता है जब यहाँ पे हम बोलते हैं कि हम बोल्ट को Y फैक्ट्री से निकाल रहे हैं, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी को डिफेक्टेड निकलेगा। ये हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कह रहे हैं कि हमने बोल्ट निकाला, ये नहीं पता X से निकाला, Y से निकाला या Z से निकाला। क्वेश्चन फिर से सुनना, एट द एंड ऑफ डे अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो वो तो X से भी हो सकता है, वो तो Y वाले से भी हो सकता है, और वो Z से भी हो सकता है। तो आपको निकालना, मान लेते हैं आपने D मान लिया डिफेक्टिव को, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ D निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ अभी देख लो, अभी होगा, देखना कैसे। पहला हो गया फुल स्टॉप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिफेक्ट बोल्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन X? मशीन एक्स लगाती है 10%। हाँ अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। 10, 15, 20 सर तीसरी वाली से 10, 15, 20 नहीं है, 10, 30, 90। अब आपको ना इवेंट लिखना आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ बोल्ट इनको ऐड करने से हो जाएगा कितना, जो भी है, कितना हो रहा है 6000। हम मान लेते हैं देखो सुनना सर, E1, E2, E3, सुनो सुनो मेरी बात समझना। E1 इवेंट है, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग बोल्ट फ्रॉम फैक्ट्री X। यह इवेंट ड्रॉइंग बोल्ट फैक्ट्री Y फॉर फैक्ट्री Z। डिफेक्ट का तो हम कंडीशन बाद में लगा, पहले कि हम कौन सा बोल्ट निकाल लें, ठीक है। अच्छा तो अगर हम पहला फैक्ट्री चुनते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1000 अपॉन 6000। क्यों? क्योंकि टोटल बोल्ट तीनों मिलाकर 6000 बना रही है। रैंडम हो सकता है ना, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो इसकी होगी प्रोबेबिलिटी पहली वाली चुनने की 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2000 अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा ये 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 Y Z चुनने का कितना हो जाएगा 1/2। अब समझना, आपको जो बोल्ट निकालना वो निकालना है डिफेक्टिव। लेट E बी इवेंट ऑफ ड्रॉइंग डिफेक्टिव बोल्ट। तो प्रोबेबिलिटी एक बार लग सकती है जब आप E1 फैक्ट्री चुनो, एक बार हो सकता है जब आप E2 फैक्ट्री चुनो, फैक्ट्री नंबर 2 चुनो, और एक बार हो सकता है जब आप फैक्ट्री कौन सा चुनो, तीसरा फैक्ट्री चुनो। 3 हो सकते हैं ना। तो जब आपने पहली फैक्ट्री चुनी, जब आपने दूसरी फैक्ट्री चुनी, उसका क्या क्या हो सकता है। तो जब पहली फैक्ट्री चुनी तो उसने बोला 1% डिफेक्ट होगा,
क्वेश्चन में ही बोला ये बोला ना, देखो 1% डिफेक्ट होगा, तो 1% मतलब 1/100, % 100 होता है, क्या होता है 100, तो 1/100 हो गया। जब आपने दूसरा 1.5 1/100 को 1000 लिखो ना। नहीं, परसेंटेज खुद ही वो दे रहा है, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी संभावना है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकालो ना। भाई, परसेंटेज खुद प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा। तुम्हारे पास होने की परसेंटेज 30% है, यानी प्रोबेबिलिटी समझ। ज्यादा बोल दी बट कोई नहीं। सर इसमें क्वेश्चन टाइम का है तो वो कैसे होएगा? हो जाएगा वो भी, हो जाएगा वो भी। अरे क्लॉक है, पेंडुलम है और टाइम ही तो ग्रेविटेशन में रहेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? पेंडुलम निकालना है नहीं। एक क्लॉक को पेंडुलम के साथ करो और एक को स्प्रिंग के साथ, इनमें से टाइम कौन सा सही बताएगी? हैं? ये ग्रेविटेशनल क्वेश्चन है। टाइम मेरी घड़ी नहीं बताती है भाई। लिख दियो मैंने। क्वेश्चन नंबर, और हाँ इसको रोक दो, बताना पड़ेगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4 रहने देना। सुनो सर, तीसरे की कितनी हो जाएगी? 2/100, 2/100। सुनो भाई साहब, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट में इसने परसेंटेज दिया हुआ, मतलब ये कंडीशन उसने ऑलरेडी दी गई थी, ये बातें E1, E2, E3, ये कंडीशन आपको पेपर में क्वेश्चंस में गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था, ये हमने प्रोबेबिलिटी बनाई। अब सुनना सर, अब आपने निकालना क्या है कि एक तो बोल्ट आपको चुनना है डिफेक्टिव, क्या चुनना है? अब वो किस बैग से निकलना चाहिए? एक्स बैग से, यानी इससे निकलना चाहिए। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सबसे बड़ी बात बायस थ्योरम में है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना। अब ये निकालना है, तो देखो क्या क्या बनेगा, इसका बायस थ्योरम लगेगा तो फॉर्मूला कन्वर्ट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फॉर्मूला देखो यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है, ये लगेगा पूरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका कन्वर्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होना जब डिफेक्टेड हो अपॉन, ये देखो रिवर्स हो गया, रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई। अभी तक हम लोग इवेंट होता था उस पर घटना निकालते थे, यहाँ पर घटना हो रही इवेंट पे, तो उसका उल्टा हो गया पूरा स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी प्लस इन तीनों का एडिशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। रिदमन सोना नहीं बेटा, एक सवाल है। बोलो बोलो। ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E1 क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ ये तुम्हारा सवाल आना चाहिए कि अगर ऐसे लिखा है E1/E और ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, है ना? अरे तो विद रिस्पेक्ट टू मैं बता रहा हूँ, इसमें ये है कि जो E इवेंट है, यानी E1 जो निकाल ले हो, वो इस कंडीशन, ये कंडीशन बन रहा है, E1 तभी घटेगा जब ये कंडीशन अचीव होगा। इस वाले केस में अब कंडीशन ये बन गया, कंडीशन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। E यहाँ पर डिफेक्ट की बात हो रही है, E1 हमारा है फैक्ट्री को चुनना। जब हम ये लिख रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भैया डिफेक्ट तो निकले ही, बट फैक्ट्री पहले चुनो। यहाँ पर है कि फैक्ट्री पहले चुन लेना तब डिफेक्ट निकालना, तो ये होगा, ये दोनों अंतर है। सारा तो स्टेटमेंट का ही खेल है, अभी वर्डिंग में और घुमाएगा ये। प्लस E3, और ये क्वेश्चन अभी हाफ ईयरली में आपको मिलेगा, जिसका भी कल परसों में है। डिफरेंशिएबिलिटी का बोला था। डिफरेंशियल कब हो रहा है चालू, बता। ए ए भाई हो गया भाई, मार दूंगा से हो जाओगे। ए भाई हो गया है प्रैक्टिस। दुई मार्क ज्यादा दुई मार्क ए भाई नहीं हुआ है, ए वही आधा हुआ है। मेरे तरफ से तो नहीं हुआ ना, तेरे को रैपटा हुआ सर बिग साइज है ना, फिर आ नहीं होगा। ये आपको एक मिनट समझाओ, एक मिनट समझाओ अब पूरा समझाता हूँ क्या मैं। होता है भाई। बहुत कुछ। अब पैराबोला पैराबोला की अरे भाई पैराबोला उतना उसको आता तो वो टॉपर ना बन जाए। अब सुनो, अब सुनो, अब देखो, अब सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ ताकि समझ आए। सुनो, 3 फैक्ट्री हैं, तीनों कुछ 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 बल्ब बनाती है, रोज रोज बोल्ट बनाती है। पेपर में बल्ब आ गया था, ये क्वेश्चन को याद आ रहा है, पेपर में बल्ब आया था, डिफेक्टेड बल्ब निकालना था, और उसका ना डिफेक्टेड परसेंटेज दिया हुआ है। डिफेक्टेड परसेंटेज, यहाँ ध्यान दो, डिफेक्टेड परसेंटेज का मतलब है कि उसके डिफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिफेक्ट होने की दी हुई है। हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं इवेंट बनाते, भाई बिना प्रोबेबिलिटी इवेंट लिखे तो होगा नहीं, हम इवेंट बना लेते हैं कि पहले वाले बैग को, पहले वाली फैक्ट्री को सेलेक्ट करने का E1 हो गया, दूसरे वाले को सेलेक्ट करने का E2 हो गया, तीसरे वाले सेलेक्ट करने का E3 हो गया। क्वेश्चन कह रहा था कि आपको डिफेक्टेड तो निकालना है,
डिफेक्टेड तो निकालना है, लेकिन वो फैक्ट्री 1 से होना चाहिए। यानी हमारा कंडीशन फैक्ट्री 1 पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? मतलब हमारा फैक्ट्री 1 होना चाहिए पहली प्रॉपर्टी, फिर डिफेक्टेड हो, फिर क्या हो, ये काम करना है हमें, यहां पे अप्रोच होना है। अब यहां पे अप्रोच करने का ये प्रोबेबिलिटी हमारा E1 E2 E3 निकल गया। ये तब जब हमने पहली फैक्ट्री चुनी। अब देखना इसमें बहुत अंतर है, ये देखो ध्यान से देखो इन दोनों को, समझ गए? हाँ, पूरा रिवर्स हो जाएगा। यहां पर डिफेक्ट तब निकला जब पहला फैक्ट्री सेलेक्ट हुआ, यहां पे डिफेक्ट तब निकला जब दूसरा फैक्ट्री सेलेक्ट हुआ, यहां पे डिफेक्ट तब निकला जब तीसरा निकला। यहां पे डिफेक्ट निकाला जा रहा है कंपनी के बेसिस पे, अब उल्टा करेंगे, कंपनी को निकालना है डिफेक्ट के बेसिस पे। मजा आ गया? राम ही श्याम था, श्याम ही राम था। ठीक, अब ये यहां पे आ जाओ, यहां पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू डिफेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एक ही क्वेश्चन काफी है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। एक क्वेश्चन समझ आ गया, बायोस थ्योरम डन, फिर तो क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो थ्योरम था, इसको हमारे दिमाग में रखना है। उसको लगाते हुए हमने यहां पर देखो पूरा फॉर्म लगा PE1 और नीचे लिखा जो तीनों कंडीशन थे उनको ऐड कर दिया। नीचे जो हो रहा है डिनोमिनेटर में, ये हो रहा है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोल रहा है? टोटल प्रोबेबिलिटी। और ऊपर जो हो रहा है वो हो रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन लग रहा है नहीं लग रहा ऊपर? तो दोनों का एक तरह से मिक्स है आपका बायोस थ्योरम। तब जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर जो आएगा सॉल्व करने के बाद, ये सब कुछ वैल्यू तो 0.1 आ रहा है आंसर इसका, 0.1 आ रहा है। सब कुछ है हमारे पास, ये देखो ना सब कुछ है। कौन सा? हाँ तो नीचे, हाँ तो नीचे आता है टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नीचे आता है टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का ही तो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हैं ना? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हाँ उसी का, ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब डिफेक्ट चुनने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट चुनने का। अब आओ सर 2015 NCERT और 2008 दो बार आया हुआ क्वेश्चन है। RD शर्मा, पेज नंबर 25.80, एग्जाम्पल नंबर 1। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज करूंगा और देखते हैं आप लोग अटेम्प्ट करना, सब कुछ यही सेम है। ठीक है, देखो CBSE 2015 एंड 2008, रिदमन नाम है, रिदमन क्या नाम है तुम्हारा? बहुत कठिन नाम है तुम्हारा। तीन फैक्ट्री इस बार, A B C, फैक्ट्री A B C। फैक्ट्री A जो है, सुनो सुनो सर, जितने भी बोल्ट बन रहे हैं टोटल, जितना भी तीनों मिलके बनाते हैं उसका 25% बनाती है ये 35% बनाती है और ये 40% बनाती है। सुनना, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन A, B and C मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल बोल्ट। टोटल जितना था उसका ये परसेंटेज है। कह रहा ऑफ देयर आउटपुट 5, 4, 2 आर द रिस्पेक्टिव डिफेक्ट बोल्ट। जितना भी बनाती है उसमें से 5 ये डिफेक्ट बनाती है, ये 4 और ये 2 परसेंटेज वाइज। अरे ये हम कर लेते हैं। हाँ तो क्वेश्चन लिख तो दूं मैं। अब बोल्ट इज ड्रॉन रैंडमली, हमने किसी में से बोल्ट को निकाला, रैंडमली एक बोल्ट हमने निकाला। आपने बताना है कि वो जो बोल्ट आपने निकाला, एक तो वो डिफेक्टिव हो लेकिन वो बी फैक्ट्री से बना हो। आपने जो निकालना है कि आपको फैक्ट्री बी लेना है, फैक्ट्री, और निकालना क्या है? डिफेक्टिव बोल्ट। क्या निकालना है? ये निकालना है आपको। करो भाई, तो तक पानी का वर्कशीट अच्छा है ना? ये किसी स्कूल से आया है और स्कूल का नाम नहीं पता मेरे को, मानसरोवर स्कूल का बच्चा जो पढ़ता है उसके स्कूल से आया है। तो मैंने कहा तुम्हें टेस्ट में करा, इसलिए मैंने कल पूछा था कि पेपर दे दो, दूसरा पेपर है मेरे पास। तो उन्होंने बोला नहीं मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। देख रहे हो विनोद?
कई बार पूछ रहा है, ऐसा क्यों? एक दो बार और पूछो, कोई है क्या ऐसा? अच्छा व्यक्ति नहीं है। अच्छा, अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो इससे क्या ताल्लुकात हुआ? ये अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छा व्यक्ति है। वो सर कैसे समझाऊंगा? सर दिस लेवल पीपल, ये दिस लेवल पीपल। सर आप बताइए, लाओ अब बुक मैं तुम्हें दे दूँ, बुक से क्वेश्चन करो तुम, तब तक ये लोग कर रहे हैं। यार क्या ये मैंने सही किया? अब इसका एलसीएम लो ना। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ रहा है क्या तुम लोगों में, फेथ वालों में? हाँ सर आ रहा है। रो बैठ गया सर मॉडल। तेरे क्या सेम आएगा? अबे एक ये सौ बट क्यों आ रहा है? 5 अबे ये रुक जा 40/100 इनटू बचा बनना भी सर एक जीरो कटा। इसमें एग्जाम्पल 16, 17, 18, क्या आ रही है? 19, तो पहले एग्जाम्पल है, 20 तक है, 21 तक है, तो पहले 21 तक एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद 1 to 5। सुनो सर, मैं बताऊं यहाँ पे, नहीं नहीं आप बिल्कुल ना बताएं। क्या था? नहीं बता नहीं रहा हूँ, ये इवेंट E1, E2, E3, डिफेक्ट ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 25%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 35%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 40%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट होने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट होने का जब E1 चुना जाए वो 5%, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट होने का जब E2 चुना जाए तो वो 4%, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट होने का जब E3 चुना जाए। ये तो बन गया, ये बना ना LCM के चलूंगा इसका। LCM, ये बन गया। अच्छा, ये जब बन गया, अब अपने क्या करना है, सुनो, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, नीचे क्या आ रही है? प्रोबेबिलिटी दूसरे फैक्ट्री का चुनना है, प्रोबेबिलिटी दूसरे फैक्ट्री को चुनना है, और डिफेक्ट मिले, और डिफेक्ट मिले। फिर सुनना, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी, अरे सब करने कर लिया। अच्छा सब हो गया, हाँ सर वो नहीं हुई कैलकुलेशन। तब ठीक है। थोड़ा आ रहा है। अबे मेरा देख, अबे ये तो नहीं यार, कैलकुलेटर दे देते हैं मैं तो। सर से देखो 7/500 अपन 1/80 प्लस 7/500 प्लस 1/2325 चार सर जाना पड़ेगा सर। अब यार पढ़ लेते यार, मेरी मजबूरी कोई नहीं समझता है, पता है, सब अपनी मजबूरी बता देते। सर अभी तो लाचार है। मेरी मजबूरी अब सुनो, सुनो मेरा मेरा शेड्यूल सुनो, TTS, सर शेड्यूल नहीं सुनो, 5 मिनट और देंगे। TTS 3 से 8 मैं यहाँ मिलता हूँ, मेरी सारी क्लासेस रहती, पता है तुम लोगों को। MWF में 4 से 6 ओल्ड राजेंद्र नगर है मेरा मास्टरमाइंड, ठीक है। सर क्या होता है 2.0 6:30 से लेके 9 बजे तक मेरा होता है सिद्धता अकाउंट अकाडमी, फिर 9 से 11 ये होम ट्यूशन, ये आता है MWF में। मेरे को भी सुनो, अगर तुम लोग एक भी क्लास ऊपर नीचे करोगे तो मैं एक्स्ट्रा निकालूंगा कहाँ से टाइम, निकालने के लिए किसी को बंद करना पड़ेगा, तो फिर वो उनको फिर देना पड़ेगा कभी और। समझा करो चीजों को, है ना। मेरा सॉल्व कर दो। एक और, चलो चलो हो गया ना, कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं, सॉल्व कर दो सॉल्व। कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, ये कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन चैतन्य बताएगा। जितने भाई ये बता दे यार क्या है तेरी कैलकुलेशन 100 कॉमन लेके काट दो ना, भाई हम इतने बड़े गवार हैं ना। इसमें कोई दो राय है। 100 लेके कॉमन काट देते, फालतू में एलसीएम क्यों ले रहे हो, रह ही नहीं जाएगा फालतू में। आंसर क्या आ रहा है? 28/69। लेजिटिमेटली गवार है। 100 लेके सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन जरूरी है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हैवी मिस्टेक हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था इसके करने पड़ेंगे 30-40 क्वेश्चन, तभी आएगा बैच थ्योरम, नहीं तो नहीं आएगा, चाहे कितना भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ले। 30-40 क्वेश्चन टीचर से पहले होते हैं। ये आपको करना है। CBSE 2004, 5 और NCERT एग्जाम्पलर। समझिए क्वेश्चन, मैं फिर से बोला हूँ, स्टेटमेंट सुनना। अ कंपनी हैज 2 प्लांट टू मैन्युफैक्चर स्कूटर। एक कंपनी के पास 2 प्लांट है स्कूटर बनाने की।
सर ढिंचक पूजा प्लांट 1 जो है वो 70% स्कूटर बनाती है अरे भाई साहब टोटल का, और प्लांट 2 जो है, सर मैं कह रहा था मैंने बैग बंद कर लिया, क्या ये मैं बोर्ड पे सॉल्व कर सकता हूँ? तुम जाओ रिकॉर्डिंग देखना और क्या। मैं इसे 30% बोर्ड पे बनाती है। सुनना मेरी बात, प्लांट जो पहली फैक्ट्री है वो 70% स्कूटर बनाती है, जो दूसरी फैक्ट्री है वो 30% बनाती है। प्लांट 1 में 80% ऑफ द स्कूटर आर स्टैंडर्ड क्वालिटी, अरे भाई साहब जो भी बनाया है उसमें से 80% अच्छी है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की मतलब कि वो ठीक है, यानी 20% डिफेक्टिव होंगी, यही कहने का मतलब है। प्लांट 2 का 90% आर स्टैंडर्ड स्कूटर, आर स्टैंडर्ड स्कूटर यानी 10% डिफेक्टिव होंगी। A scooter is chosen randomly. और डिफेक्टिव निकलता है। It is found to be standard quality. अरे भाई साहब What probability it is come from second plant? ये तीसरा क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे, नहीं है? करो, करके दो। मेरे को दो सर, मैं यहाँ करके याद भी था। कितने क्वेश्चन बचे तुम्हारे? ये कोना मेरे को दे दो यार। मेरे 1 2 3 4 5 वो कर 5, एक डिलीट हो गया। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 2 डिलीट हो गए, 2 डिलीट हो गए। लॉक वाला हाँ, कितने क्वेश्चन है? 12 थे डिलीट हो 2 गए। 10, तो 5 की 5 बाकी है। नहीं 12 थे डिलीट अच्छा। हटा के, तो उसमें से तो जल्दी खत्म करो, सबमिट करो। नहीं मेरे को आते नहीं है। तो अभी सबमिट करो, मार्क्स तो जाना है। हाँ हाँ, फॉर्म में वो क्वेश्चन आंसर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर तो रख लो। वैसे ऐसा नहीं माना जाएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अरे निकालना कैसे भूल गया वैल्यू आपको ये निकालना है, सेकंड वाले में अच्छा निकालना बढ़िया हां प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले में स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो स्कूटर सेलेक्ट किया वो स्टैंडर्ड है और वो सेकंड फैक्ट्री से हो। दोनों स्कूटर का वाले हाँ, कौन देखो थ्योरी वाइज चैप्टर खत्म कर दिया है मैंने, मैं आपको बता दूं। इस पे नाम और डेट लिख देना इसका, तो भूल जाऊंगा मैं। 80 और 100 थोड़ी होगा। हाँ 100 ही तो होगा। ये भूल गया मैं। सेकंड ब्रांच इस तरह से करोगे ना, सोच के विजुलाइज करके, तो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हिलेंगे नहीं। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का प्री बोर्ड में तुम्हारे आएगा प्रोबेबिलिटी का, वो भी आएगा केस स्टडी, और ऐसे ही आएगा स्टेटमेंट बेस में। केस स्टडी का एक पीडीएफ दिया है मैंने, आज मैंने 3-4 पीडीएफ अपलोड किए हैं, कृपया करके उन पीडीएफ पे नजर एक बार जरूर दौड़ाएं। तुम अपना करो, हो सकता है गलत कर रहा हो, तुम छापे जा रहे हो जो। हाँ ठीक है, इसका इवेंट आपने इवन माना, ठीक है, इसका इवेंट इवन माना, उसका E2 स्टैंडर्ड चुनने का ए मान लिया, ठीक है। तो तुम 7 बजे क्लास में नहीं आओगे? बहुत ही गंभीर समस्या की बात है। से 100 हटाओ सारे हटाओ। यार ठीक है, सही तो कर रहे हो तुम। इससे 10 कॉमन दे देना। इससे 10 गया भाई। यार देता है 27 तुमने कंडीशन गलत नहीं लग रहा? तुम्हारा सेकेंड फैक्ट्री में 90% स्टैंडर्ड है, तो तुम 80 क्यों लिए हो? सॉरी सर। अच्छा है मेरे टेक्ला में। नहीं 1 3 देना। आदित्य मैं क्वेश्चन टिक मार रहा हूँ, सारे करके जाना, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है ना तुम्हें? क्योंकि मुझे नहीं आता इसलिए बोला था, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करने हैं, तो मैं फिर नॉन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करूंगा। आप बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी कर सकते हो, बस फिर वही अलग तरीके से सोचना है। यार ये सॉल्व करना है। मैं मल्टीप्लिकेशन भूल गया। अब इससे अच्छा नहीं होता था। आंसर बता देता हूँ मैं, आंसर है 27/83। ऊपर लिखे हो सॉल्व करके दो। तो ऊपर हो गया 27, आ तो गया, नीचे 83 हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 83 आएगा, ये ऐड करने पे 27 आता रहा ऊपर, सही है। वेरी ब्यूटीफुल आंसर। 56/27, हाँ है तो 80, सही है, गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सर। चलिए एक क्वेश्चन और आते हैं।
बाय सर। एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेड। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है ये, एनसीईआरटी में ही है। देयर आर 3 कॉइन, वन इज टू हेडेड कॉइन, अनदर इज बायस कॉइन। हाँ, 6 क्वेश्चन है, बैठो करते हैं इसको। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 ये आया है 2019 में और 14 में, 2 बार आया बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी 2019 एंड 2014 में आया हुआ है। पढ़ते हैं फिर आप अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा देयर आर 3 कॉइन, 3 सिक्के हैं, वन इज टू हेडेड। टू हेड मतलब दोनों तरफ हेड हेड है, ये वन इसका मतलब। 3 सिक्के हैं और एक सिक्का ऐसा है कि जिसके दोनों तरफ हेड और हेड है, आगे पीछे हेड हेड है। One is two-headed, another is bias coin that come up 75 times, 75% of the times, and third is unbiased coin. One of three, अब देखो स्टेटमेंट बड़ा कठिन है। स्टेटमेंट, one of three coin is chosen randomly and tossed. If it is so head, then what's probability that it is two-headed coin? पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा पहली बार पढ़ने में, 3 बार पढ़ो। अब सोचो, सोचो। सॉल्व करो, सोचो और करो। यार एक न्यूज़ आई मिली है, तुम लोग को बताया था कि नहीं बताया था?
ये तो समझ आ गया ना स्टेटमेंट, क्या क्या गिवन है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कौन सी वीडियो में आ रही है? पता नहीं, कोई तो होगा ही। हंड्रेड बाय 225 वाली है। 4/9 आ रही है, ये तो निकाल लिया, ये क्या लिख रहे हो? मैं वही देख रहा हूँ एक सही सेकेंड। तो आ रही है। E with respect to E1 कैसे लिखेंगे? सही है। यार क्वेश्चन पढ़ते हैं। E with respect to E1 कैसे निकालेंगे? टू हेडेड कॉइन होगा तो टू हेडेड कॉइन होगा। इवन वाला टू हेडेड कॉइन है ना, इवन वाला टू हेडेड कॉइन है और हेड आए तो वो सारा उल्टा लिखा हुआ है उस तरफ। प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है हेड आने की, है ना। तो जब पहला चुनेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी हेड आने की जब दूसरा चुनेंगे, प्रोबेबिलिटी हेड आने की जब आप तीसरा चुनेंगे, तो इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा 1। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी हेड हो बट चुना जाएगा पहला, बोला जाएगा पहला, तो फॉर्मूला ये बनेगा। हमने फॉर्मूला पूरा उल्टा लिखा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी लग गया E का, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E का। डिनोमिनेटर वाला ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कि हेड आए, क्या है, हेड आए। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लग गई। ये उल्टा लिख दिया था हमने, इसको ध्यान देना है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना है, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा और फिर मार्क्स कट के 0 हो जाएंगे। इसको हम सारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 4/9। सर एक्चुअली टाइमिंग का ना मुझे पता नहीं है, वो गिन्नी भैया कोऑर्डिनेट करेंगे, तो एक बार आप ना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए ग्रुप पे या गिन्नी भैया को, वो बता देंगे आपको। मेरा टैब कहाँ है, ये रहा। सर 4:30 पे फोन होगा। क्यों, कहाँ 4:30 हो गया? हाँ अरे भैया पढ़ लो, 2 क्वेश्चन करो। लेट्स कम टू द NCERT। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 NCERT, क्वेश्चन नंबर 2 13.3। अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल and 4 black ball. Another bag contain 2 red ball and 6 black ball. One of 2 bag is selected randomly. Book पढ़ लो। One of 2 bags selected randomly and ball is drawn from the bag which is found to be red. कोई भी बैग से निकाला गया और वो लाल निकला। आप निकालो क्या प्रोबेबिलिटी होगी बॉल रेड निकालने की जब वो पहले बैग से चुनी जाए। तो बैग आपका पहला होना चाहिए और बॉल होना चाहिए रेड, बैग होना चाहिए रेड। तो मान लेते हैं ये है पहला बैग जिसकी इवेंट है E1, बैग 1, ये बैग 2, इसकी इवेंट है E2 और लाल आने की इवेंट है A, लाल आने की इवेंट है A। सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2।
सर एक बार पिछले उस पे करना पेज पे। ये सही लिखा है ना? ये अब सही है, पहले जो लिखा था वो उल्टा लिखा था, उसको करेक्ट किया मैंने। फिर आओ, कब आओगे? और क्या, फिर आओ, क्लास के बाद आ जाना, आ जाना 6:30 बजे आ जाना, है ना? हो गया? आंसर क्या है भाई आदित्य, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करो। आंसर है 2/3, 2/3। तो देखो दोनों बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी 1/2। अब कहानी ये है कि आपको बॉल निकालना है रेड और बैग सेलेक्ट करो E1, आपको निकालना है रेड और ब्लैक सेलेक्ट करो E2, एक ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहला वो तो इसमें रखेंगे ना गुरु बाद में, पहले तो निकालना पड़ेगा ना टोटल प्रोबेबिलिटी में। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4/8, 4 रेड है ना, और इसमें 2 रेड है और 8 बॉल है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, जो हमें फाइंड आउट करना है, ये आपका रेड होना चाहिए बट बैग सेलेक्ट हो पहला, यही ना। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दिया जाए, 1/2 नहीं, इसका 4/8, हाँ 1/2, E1 1/2, 1/2 प्लस 1/4, 1/2। सॉल्व हो गया। तो सॉल्व करके ये आया है 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 करो। वन ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, इट इज नोन दैट 60% reside in a hostel, 40% in day scholar। पढ़ो इसको, क्वेश्चन नंबर 3। तो E1 इवेंट बना लेते हैं कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, और E2 बना लेते हैं जो डे स्कॉलर है। तो जो हॉस्टल में रहते हैं वो कितने, 60%, जो डे स्कॉलर है वो है 40%, ठीक है। तो E1 E2 E, E1 हॉस्टलर है, 2/3 आएगी। हाँ ये है डे स्कॉलर, और ये ग्रेड A मिला है। तो जो प्रोबेबिलिटी है E1 की वो 60% है, 60/100, यानी ये आया 3/5। प्रोबेबिलिटी जो E2 की है जो 40% दिया हुआ है, 40%, तो ये आया आपका 2/5। अब आगे क्या बोला है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्टेड दैट 30% ऑफ स्टूडेंट हु रेसाइड इन अ हॉस्टल, यानी हॉस्टलर जो थे उनको ग्रेड A मिला, वो कितने थे, 30% थे। तो सबसे पहले तो उनको क्या मिला कि ग्रेड A मिला, क्या मिला, ग्रेड A मिला, और वो थे क्या, हॉस्टलर, क्या थे, हॉस्टलर।
उनको ग्रेड ए मिला और थे क्या वो हॉस्टलर, कितने 30%, यही ना 3/10। दूसरा स्टेटमेंट 20% वो लोग थे जिनको ग्रेड ए मिला बट वो डे स्कॉलर थे, बाहर रहते थे। तो ग्रेड ए मिला लेकिन वो डे स्कॉलर थे, वो 20% लोग थे, ऐसे 20% लोग थे। तो आपका हो जाएगा 2/10 यानी कि 1/5। अब आपको निकालना ये है कि ग्रेड ए मिला हो और वो हॉस्टलर हो। ये तो हो गया कंडीशन, अरे ये हो गया सारा उसका मतलब हमें जो फाइंड आउट करना है कि वो हॉस्टलर हो, क्या हो, हॉस्टलर हो और उसको ग्रेड क्या मिले, ए। ग्रेड क्या मिले, ए। इवेंट बनाया था हमने ई, ग्रेड के लिए इवेंट, ये निकालना है सर। ये गिवन है, ये निकालना है रिवर्स प्रोबेबिलिटी। हॉस्टलर हो और उसको ग्रेड ए मिला हो, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। सारा गिवन है, सारी स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। देखो इस तरफ सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, सब ले जाकर यहाँ पे पुट कर देना है और सॉल्व करना है। आंसर आएगा इसका 9/13। इस समय तबीयत खराब हो रही है सबकी, विकास सर की भी खराब हो गई, अभी 3 दिन पहले भी मेरी भी खराब चल रही है, बट ठीक है अभी जब तक खींचा जा रहा है। मंडे को किसका पेपर है, ट्यूसडे है। रिदम का कोई क्लास नहीं है ना तुम्हारी अब, 5 बजे है। हाँ 9/13। ये पूरा लगाना था ये वाली किताब NCERT की बात, तो पहले तो NCERT लगा लो, फिर ये वाली पूरी बुक लगानी है। बुक का नाम है ऑल इन वन, पूरा एक एक क्वेश्चन। पहले तो NCERT लगाना है, फर्स्ट इज NCERT। हो गया, 4 पढ़ो, 4 के बाद छोड़ दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4। कितने क्वेश्चन है इसमें, 16 17 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। कौन सा सबका सेम है, बायस थ्योरम पे कॉन्सेप्ट लगभग सेम। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये तो तुम्हें आना चाहिए, तुक्का मारते हो ना MCQ में।
ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर करेक्ट उसको पता है, और इवन जब उसको मतलब आंसर करेक्ट भी हो और उसको नो भी, उसका नाम वैल्यू क्या? ये 3/4 है, वो नीचे वाला 1/4। नहीं, ये तो हो गया ये। इसमें भी वही होगा ना, कि ये दे रखते हैं कि given that solution to guess that the answer will be correct, probability 1/4, मतलब अगर उसको आंसर नहीं पता और वो तुक्का मार रहा है तो उसका आंसर सही होने के चांसेस 1/4 है। ये जो E2 है ये 1/4 है। ये और पहला 3/4 3/4 हो जाएगा। पक्का? शायद मैं को पूछ रहा हूँ मैं। ये E1 में बस होता है, लेकिन E2 एट p of e क्या होगा? दरअसल p of e क्या लेंगे? इधर p of e क्या लेंगे? पी ऑफ e ई, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी से आएगा। आ जाएगा। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी से आएगा। बात है कि जो स्टेटमेंट इसमें ये बना है वो ये वाले, इसकी वैल्यू 3/4 कैसे है? अगर ये कंडीशन, सुनो, ये जो कंडीशन है ये क्या कह रहा है कि नहीं, ये वाला कंडीशन कह रहा है, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट आंसर करेक्टली, सही बताया और उसको पता भी है, उसने आंसर भी सही बताया और उसको पता भी है, यही हुआ ना इसका मतलब। ही न्यू दैट एंड करेक्ट दैट, दोनों सही बात है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्या होगी? जब उसको पता भी है तो फिर क्या गलत कहाँ से हो जाएगी? उसको ये तो सही भी बता रहा है और उसको पता भी है, तो प्रोबेबिलिटी श्योर है ना, 100% करेक्ट। ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। भाई तुमको सही आंसर पता है ना? प्रोबेबिलिटी तब आती है जब तुम कच्चे पक्के हो, ठीक, अरे हाँ 50% पता है सर, गलत हो सकता है मेरा। अब तुमको श्योर शॉट पता है, उसके लिए एक तो उसको पता भी है और उसने सही आंसर भी दिया। एक होगा गेस करके सही देना, जब ऐसा सिचुएशन होगा कि तुमको पता भी है और सही आंसर भी दे रहे हो, तब तो तुम 100% करेक्ट हो भाई, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्या होगी? फिर जो ढूंढे हुए हैं वो भी 1 होगी। नहीं, फिर वो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंडीशन लगेगा। जो ढूंढ रहे हैं हम ये ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया, कहाँ लिखा था मैंने ढूंढने वाला, हम ये ढूंढ रहे हैं। E1 नहीं, क्या है क्वेश्चन पढ़ना पे, E1 को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं हम लोग कि E1 with respect to E1 विथ रिस्पेक्ट टू ई, ये ढूंढ रहे हैं, ये थोड़ी ढूंढ रहे हैं, ये दोनों सेम थोड़ी ना है। हम ढूंढ रहे हैं कि एक तो आंसर सही दिया और उसको पता हो, क्या हो, हाँ लॉजिक सही है तुम्हारा, बट ये इसमें फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आंसर आ रहा है 12/13, दोनों ऑलमोस्ट सेम बराबर, लेकिन उसमें कंडीशन लग गया ना। लेकिन उसमें कंडीशन लग गई इस वाले में गेस वाला भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लग जाएगा बायस थ्योरम। क्या लगेगा? बायस थ्योरम। और यहाँ लगेगा ये जो तुमने बनाया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनाया। क्या बनाया हो? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ बायस थ्योरम लगेगा सर। करो फिर रुका जाए, हम भी जाएं नाश्ता वास्ता करें। चैतन्य आज इतनी ही क्लास होगी, कल लेंगे हम फिजिक्स की क्लास, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी करानी थी, एक दिन में एक ही हो सकती है। आ गया? हल्का फुल्का 30% समझ आया चैप्टर आज का, 30%। 70% तो पता कब आएगा? 70% तब आएगा जब सारे एक्सरसाइज खत्म कर लोगे, अपने आप आ जाएगा समझ। ये चैप्टर ऐसा है, ये वाला बायस थ्योरम वाला, कि कभी भी कोई भी इंसान ऐसा दुनिया में नहीं इसको परफेक्ट आएगा, कंफ्यूज होगा ही। स्टेटमेंट का खेल है पूरा, है ना? एनसीईआरटी सारे कर लो बस, मोर देन इनफ है तुम्हारे यूटी के लिए। आदित्य तुम्हारी क्लास है कोई? तुम्हारी भी है?
चलो चेतन ठीक है छुट्टी, नहीं तो फिर मैं रोकता आदित्य को। ये तुम्हारी आर डी शर्मा, मैंने इसमें टिक मार दी है इसकी बायोस्फीरम के सर पहले एनसीईआरटी का पहले एनसीईआरटी